9th NCERT चैप्टर नंबर 2 सब चैप्टर 2.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो एक लाइन में ऐसी है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल जिस अपने रूलर्स को अगर इलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक डेमोक्रेसी होगी। लेकिन इस डेफिनेशन से हम सारे देशों को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है। कुछ सवाल उठते हैं, सबसे सबसे बड़े सवाल इनमें से कुछ हैं। हु आर द रूलर्स, हमारे रूलर्स कौन होने चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। एक इलेक्शन हो रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है कैसे समझ में आएगा। अगर कोई एक ही अकेला लड़ रहा है इलेक्शन में तो वही जीतेगा, तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो नहीं होंगे। इसका मतलब कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी को हम जोड़ नहीं सकते। इलेक्शन के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए जो फुलफ़िल करे, तभी वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। अब वोट कौन दे सकता है, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही दे सकता है कि एवरी सिटीज़न दे सकता है, या फिर ऐसा दे सकता है जो एक फ़िजी है, जैसे फ़िजी एक कंट्री है, वहाँ पर आज भी जो फ़िजी इंडियन है, इंडिया से जो लोग फ़िजी गए थे उनका वोट आधा काउंट होता है, और फ़िजी के जो नेटिव हैं, वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के रहने वाले, उनका वोट एक काउंट होता है। क्या ये डेमोक्रेसी है? या फिर हर गरीब अमीर सबका वोट एक वन काउंट हो। और एक सवाल और उठता है, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। हाँ ठीक है, हमने इलेक्शन भी फेयर करवा लिए, सब अच्छा हुआ, लेकिन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कुछ भी करेगी फिर उसके बाद अपनी मनमर्जी का। क्या उसके लिए कोई लिमिटेशंस हैं, ये भी एक ज़रूरी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए जिसके लिमिटेशन में वो काम करें, उसके आगे ना जाएं। तो ये इसे हमें देखने के लिए इसे फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं डेमोक्रेसी को, इसका नाम है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब जैसे देखते हैं कुछ इसके अपवाद क्या होते हैं। डेमोक्रेसी होने के बाद कुछ लोग डेमोक्रेसी कैसे नहीं होते हैं। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है, एक नॉन डेमोक्रेटिक होती है। मैंने जो कहा था बीच में सब मिडिल ऑफ द शेड कुछ और होते हैं, जैसे पाकिस्तान कभी कभी हो जाता है, चाइना भी वैसा ही है। तो उस तरह में हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं पाकिस्तान का। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कू कर दिया, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा दिया और एक नया पोस्ट बनाया और अपने आप को उसने डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री। और फिर उसने जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री है इस डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया, प्रेसिडेंट। बोला हाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ, जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं वहाँ भी प्रेसिडेंट होते हैं, और इसके नीचे प्रधानमंत्री होते हैं, और वहाँ पर भी प्रधानमंत्री होते हैं। और उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। और 2002 में उसने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। वहाँ के लोगों से वोट करवाया गया कि आप क्या चाहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ को आप आगे देखना चाहते हैं कि नहीं। वो एक आर्मी लीडर था, परवेज़ मुशर्रफ आर्मी लीडर है, एक दिल्ली में जन्म हुआ था उसका, पार्टीशन के बाद वो वहाँ गए थे। तो फिर क्या हुआ कि जब वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया तो वहाँ की जनता ने कहा कि हाँ आप ही अब 5 साल रहिए और हम प्रधानमंत्री तो इलेक्ट करेंगे लेकिन सुप्रीम पावर आपके हाथ में रहेगी। तो ऐसा भी कहा गया, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा कहा गया, पाकिस्तान ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया, और डेमोक्रेसी के जो एक्टिविस्ट थे, जो समझदार लोग थे पाकिस्तान के, उनके द्वारा कहा गया कि जो रेफरेंडम कराया गया पूरी तरीके से फ्रॉड है, माल प्रैक्टिसेस की गई हैं, बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें, ये फ्री एंड फेयर रेफरेंडम नहीं था। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। और फिर अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया पाकिस्तान में। इसने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अमेंड कर दिया, और इस अमेंडमेंट उसने ऐसा किया कि जो प्रेसिडेंट है, जैसे वहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो परवेज़ मुशर्रफ खुद जो एक मिलिट्री का लीडर बन के बैठा था, वो कभी भी डिसमिस कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, बंद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। वहाँ की प्रोविंशियल असेंबलीज़ को, मतलब हमारी जो राज्यसभा है, जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये हमारी प्रोविंशियल कहलाएगी, ये हमारी स्टेट की सरकार है। और वहाँ पे नेशनल सरकार, मतलब कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो मोदी गवर्नमेंट को अगर बोलें कि हाँ आप जाइए, राष्ट्रपति की मर्ज़ी से ही मोदी गवर्नमेंट रहे, और जिस दिन राष्ट्रपति को लगा कि नहीं मोदी गवर्नमेंट को अब नहीं रहना चाहिए तो अब जाइए, तो परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसका जब मन चाहे वो अपने नीचे प्रधानमंत्री और उसके जो मुख्यमंत्री की जो सरकारें होती हैं उनको जब चाहे तब हटा सकता है, स्टेट की और नेशनल की। तो ये क्या डेमोक्रेसी हुई। और इलेक्शन भी करवाए गए, वहाँ पे इलेक्ट हुए, वहाँ पे पीएम इलेक्ट हुए, वहाँ पे स्टेट वेरियस स्टेट जो हैं प्रोविंसेस हैं वहाँ पे चुनाव हुए, वहाँ पे भी लोग जीत के रिप्रेजेंटेटिव आए। लेकिन क्या वहाँ पर जो रियल पावर थी क्या उन रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में थी। अब यही बात लेके कैन वी से द रूलर्स आर द इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो रूल कर रहा है, जो सुप्रीम पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, जो जिसका डिसीजन फाइनल है, क्या वो एक चुना हुआ
रिप्रेजेंटेटिव है कि वो एक आर्मी कू से आया हुआ है। नॉट क्वाइट, पीपल मे हैव इलेक्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बट दोस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट द रियली रूलर्स। हमने उनको इलेक्ट तो कर दिया लेकिन वो रूलर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के उस पर काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जब चाहेगा उनको निकाल सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विथ दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। अब यहाँ पे ये कहने की बात है, अब जैसे कि थोड़ा समझा जाए कि हमने पाकिस्तान और देशों के लिए क्या है, वो एक डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा अमेरिका को, यूएन को कि सर हम तो डेमोक्रेसी हैं, लेकिन क्या वहाँ पे रियल पावर पीपल के द्वारा इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में नहीं, वो तो परवेज़ मुशर्रफ के पास में है, जो प्रेसिडेंट है, जो कि मिलिट्री कू से आया है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है या केवल डेमोक्रेसी का एक छलावा है, दिखाने की डेमोक्रेसी है? ये दिखाने की डेमोक्रेसी है। इसलिए एक लाइन में हम डेमोक्रेसी डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो दिखाती है, दिखावा करती है डेमोक्रेसी का, जिसमें से पाकिस्तान भी एक है। और इसमें उस पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सारे लॉ भी लाए। जैसे कि पहले तो ये कार्टून देख लेते हैं। ये कार्टून क्या है कि आर्मी है, आर्मी का एक पिटारा खुला, अंदर से डेमोक्रेसी निकली। डेमोक्रेसी किसके अंदर है? आर्मी रूल के अंदर, ये सोल्जर के अंदर है। मतलब क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये आर्मी सुप्रीम है। आर्मी केवल दिखाने के लिए एक डेमोक्रेसी रह रही है। ये लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था। क्या ये पाकिस्तान पे भी अप्लाई हो सकता है? हाँ, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। आगे देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये जो आर्मी है, आर्मी जो सोल्जर है, वो बूथ कैप्चर करके भाग रहा है। ये देखिए बैलेट बॉक्स है, ये इसके अंदर हम वोट देते थे पहले, तो इसे कैप्चर करके भाग रहा है। तो क्या ये एक डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ आर्मी रूल है। और अगर हम इस लाइन को फिर से पढ़ें, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रेसिडेंट जब चाहे पाकिस्तान की नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज़ हैं उसे हटा सकता है, कभी भी हटा सकता है, जो पीपल ने इलेक्ट करके भेजी है। और वो भी काम करती हैं किसके अंडर में? एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, जिसमें सारे फ़ौजी डाले गए। फ़ौज के ऑफिसर्स जितने वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में है, उसके नीचे काम करेगी वहाँ पे जो पीपल के द्वारा इलेक्ट की गई गवर्नमेंट। सबसे टॉप पे तो मुशर्रफ जी हैं ही। तो क्या ये एक डेमोक्रेसी है? लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है। रूलर्स को तो चुना किसने है? वहाँ पाकिस्तान की जनता ने। लेकिन क्या एक्चुअल पावर उनके पास है? नहीं है। हमने पाकिस्तान की बात की, इसी तरह से हम बात करते हैं चाइना की। एक दोनों क्लोज अलाए हैं, दोनों की काफ़ी कल्चरल टाइस, कल्चरल तो कहना गलत होगा, डिफेंस की काफ़ी ट्रीटीज़ हैं दोनों के साथ में। तो चाइना में भी क्या होता है कि वहाँ के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वहाँ सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और कोई पार्टी है ही नहीं। जैसे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, दोनों हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना में क्या होता है, करीब करीब 3,000 लोग, 3,000 लोगों में से कुछ लोग लोगों के द्वारा चुन के आते हैं और कुछ लोग उन्हें मिलिट्री अपॉइंट करती है। क्या इंडिया में मिलिट्री अपॉइंट करती है किसी पार्लियामेंट में किसी को? नहीं, इतनी पावर नहीं है यहाँ पे, लेकिन चाइना में है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक लग रहा है कि हाँ मिलिट्री अपॉइंट करती है कुछ लोग को, तो लोग तो चुन रहे हैं ना, लोग चुन रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि जो भी चुनाव लड़ेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर होना ज़रूरी है। मतलब कोई और पार्टी या कोई ऐसी पार्टी जो उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट है उससे विरोधाभास रखती है, वो उससे अपोज करती है, वो उसके विचारों से सहमत नहीं है या फिर विचारों को सही नहीं मानती है, ऐसा कोई विपक्ष होता ही नहीं। विपक्ष मतलब अपोजिशन नहीं होता वहाँ पे। जो पार्टी कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वही सही है। और वो जो 3,000 लोग जाते हैं उसे कहा जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है, उसे पार्लियामेंट कही जाती है वहाँ की, एक दिखाने की चीज़ है। वो फिर इलेक्ट करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को, जो हमेशा एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर होता है। तो क्या एक ही पार्टी है वहाँ पे? हाँ, कहीं ना कहीं तक देखा जाए तो एक ही पार्टी है। और कुछ ऐसी स्मॉलर पार्टी हैं जैसे हमारे आम आदमी पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस है, छोटी छोटी पार्टियाँ जो रीजन वाइज होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है और जो दूसरी पार्टीज़ है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध कर सकती हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। जो छोटी छोटी पार्टियाँ 8 हैं, वो भी स्मॉल पार्टी, वो अलाइड हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ही सोच रखती हैं वो। उन्हें भी 2002 और 3 में अलाउ कर दिया गया कि आप भी थोड़ा बहुत अपने तरफ से चुनाव लड़ लीजिए। जहाँ वो लड़ते हैं वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग नहीं लड़ते। और लड़ते भी हैं तो अल्टीमेटली जीत तो वही एक विचारधारा रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सपोर्ट करने वाली पार्टी जीते या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जीते। जीतना तो
प्रेसिडेंट तो उसी पार्टी से बनना है। तो फिर क्या हुआ वहाँ के जब इंडिपेंडेंस, अब बात करते हैं तो मैक्सिको की, मैक्सिको में 1930 में इंडिपेंडेंस मिली और 2000 तक वहाँ केवल एक ही पार्टी हर चुनाव जीतती आई। उस पार्टी का नाम था PRI। पार्टी का नाम है PRI, लेकिन उसका फुल फॉर्म ठीक अलग है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी। और PRI फुल फॉर्म क्यों रखे हैं मुझे नहीं पता। पार्टी रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूशनल रखते तो PRI होता। खैर ठीक है। तो ये हमेशा जीतती आई। अब ये कैसे जीतती आई? वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि ये इतना डायरेक्टली ट्रिक्स यूज़ करते थे उस चुनाव को जीतने के लिए कि जो एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, उनके बच्चों को कहा जाता था कि उनको बच्चों से कहलवाया जाता था, लोगों को आसपास बताया जाता कि आप इसी पार्टी को वोट दो, PRI को वोट दो। जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के, वहाँ की जो टीचर्स होती थी वो फोर्स करती थी बच्चों को कि आप PRI को वोट दो। और वहाँ की जो मीडिया है, जो सबसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया, वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो ख़राब नीतियाँ हैं, जो गवर्नमेंट बुरा कर रही है, उस सब को छुपा लेता था। और जो अपोजिशन है उसको बहुत मीडिया सुबह शाम टीवी में और रेडियो में यही दिखाता था कि अपोजिशन ये कर रहा है, अपोजिशन वो कर रहा है। हमेशा मीडिया में सरकार की पॉजिटिव चीज़ें ही चलती थी और सरकार की नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था और विपक्ष को ऐसा दिखाया जाता, जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक ही चुनाव लड़ रही है पार्टी। मैक्सिको में लड़ती सारी पार्टी चुनाव थी, लेकिन क्या होता था कि जो अपोजिशन है उसको ऐसा दिखाया जाता था कि बिल्कुल से बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, ये क्या करेगा। और वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फोर्स किया जाता था, बोला जाता कि आप PRI को वोट दीजिए और किसी और को वोट मत दीजिए। तो बहुत डर्टी एक गेम खेला गया। तो क्या ये जो हम 3 देशों के अपने एग्जांपल लिए, पाकिस्तान, चाइना और मैक्सिको, क्या हम उसे डेमोक्रेटिक कहेंगे? क्या डेमोक्रेसी है? हाँ, लोगों को दिखाने के लिए तो है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी है? वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि जो पीपल जो इलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके पास अपनी सुप्रीम पावर है? नहीं है। मैक्सिको में है, लेकिन क्या वो एक अच्छा फॉर्म है डेमोक्रेसी का? वो तो माल प्रैक्टिसेस से जीत रहे हैं। उनकी मीडिया सरकार की वाहवाही करे जा रही है, इसलिए वो जीत रहे हैं। आगे देखते हैं। तो डेमोक्रेसी का हमको इससे मिलता है दूसरा फीचर। पहला फीचर हमने जो पढ़े हैं, दूसरा फीचर लिखने आते हैं एग्ज़ाम में। अब दूसरा फीचर, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस्त करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसके फेयर चांस हो लूज़ करने के, वो भी हारने के चांस हो। ऐसा ना हो कि उसका चांस ही नहीं है कि वो हार सके। एक ही कैंडिडेट खड़ा है, वही खड़ा है जो कि हार ही नहीं सकता, और दूसरा खड़ा भी तो इतना कमज़ोर खड़ा है कि वो कभी किसी हाल में नहीं जीत सकता और रूलिंग पार्टी को हरा नहीं सकता। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जो रूलिंग पार्टी है वो भी हार सके। ये हमारा दूसरा फीचर है। तो ये कार्टून को हम रीड करते हैं। दिस कार्टून टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वॉज फर्स्ट पब्लिक इन लैटिन अमेरिकन पब्लिकेशंस, वाई डू मनी बैग सिग्निफाई ईयर। इसमें बताया गया कि जो हमने मैक्सिको का यहाँ पे एग्जांपल लिया, उसमें मनी बैग्स से डेमोक्रेसी की एक पिलर बनाया गया। मनी बैग्स हैं ये पैसा फेंक फेंक के मीडिया को पैसा दिया गया, मीडिया को ख़रीद लिया गया, अखबारों को ख़रीद लिया गया, रेडियो में अपने पॉजिटिव न्यूज़ चलाई गई। और इससे क्या हुआ कि लोगों का मन ये हुआ कि हाँ यही पार्टी सही है, दूसरी पार्टी नहीं। तो मुझे बोलते हुए ये तो बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन NCERT जिसने बनाया है उसने इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ किया है, उसको अगर मैं आंसर दूँ तो मुझे खुद बुरा लगेगा। कुड दिस कार्टून बी अप्लाइड टू इंडिया? हाँ, कुछ हद तक। मैक्सिको में अगर 100% है तो आज 30 से 40% इंडिया में भी हो रहा है। टीवी मीडिया देख लो, बहुत सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वो सरकार को क्रिटिसाइज़ करने से बचते हैं। सरकार की सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जा रही है, नेगेटिव चीज़ें सरकार की छुपा ली जा रही हैं। बुरा लग रहा है देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, लेकिन आज के डेट में यही हो रहा है कि अपोजिशन को बहुत ख़राब दिखाया जा रहा है और जो रूलिंग पार्टी है उसके तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यहाँ से हमें मिलेगा डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों को वोट तो देते हैं, लेकिन उनके वोट 1 काउंट नहीं होता। कहीं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ क्या होती है? हर वो इंसान जो उस देश का नागरिक है और वोट देने की उम्र में आ चुका है, उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ कंट्रीज आज भी ऐसी है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, NCERT के अनुसार वहाँ पर अभी भी जो वीमेंस हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में जो भी रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ राइट टू वोट उनको बहुत मुश्किल से मिलता है। एस्टोनिया सोवियत से टूट कर बना है 1991 में। एस्टोनिया देखना मैप में कहाँ है।
फ़िज़ी, जिसका मैंने बताया अभी एक बार और कि फ़िज़ी में ऐसा है, जो फ़िज़ी इंडियंस हैं उनकी वोट की वैल्यू हाफ़ होती है, जो फ़िज़ी के नेटिव है उनकी वोट की वैल्यू 1 होती है। मतलब 2 इंडियन वोट करेंगे और एक फ़िज़ी वाला वोट करेगा, तब वो जाके बराबर होंगे। यहाँ से हमको मिलता है तीसरा डेमोक्रेसी का फीचर। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। हर सिटीज़न का एक वोट होना चाहिए, और एक वोट का मतलब एक वोट, अमीर भी करे, गरीब भी करे, किसी भी एथनिसिटी का करे, किसी भी बैकग्राउंड का करे, लेकिन अगर वो उस देश का नागरिक है तो उसका वोट 1 काउंट होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर है। आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने 3 फीचर पढ़े हैं डेमोक्रेसी के। पहला फीचर ये है कि जो फाइनल डिसीजन पावर होती है वो हमेशा पीपल के द्वारा इलेक्ट किए हुए एक रिप्रेजेंटेटिव के पास होनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे इंसान के पास जो कि डिक्टेटरशिप के थ्रू आया है, जो कि मिलिट्री कूप के थ्रू आया है। और सेकंड फीचर हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए। फ्री और फेयर इलेक्शन हो वहाँ पर, और जो रूल कर रहा है उसके फेयर चांसेस हो लूजिंग के, वो हार सके, ऐसे भी चांस हो, और किसी भी तरह का पैसा खिलाना और इस तरह का काम ना हुआ हो। तीसरा हमने पढ़ा कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। एक एडल्ट सिटीज़न है, उसको एक वोट उसका काउंट होना चाहिए। हर एक एडल्ट इंसान जो उस देश का नागरिक है उसे वोट की अधिकार मिलना चाहिए, और उसका वोट की वैल्यू 1 ही हो। अब हम आगे देखते हैं। ये इराक के ऊपर बेस्ड है। सद्दाम हुसैन को अंदर जेल में डाल दिया गया है। सद्दाम हुसैन अंदर हैं, वो इराक के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे हमला करके वहाँ डेमोक्रेसी ला दिया। सेलिब्रेट कर रहे हैं। एट लास्ट 1 मैन 1 वोट। पहले सद्दाम हुसैन था तो कोई वोट नहीं, तो सद्दाम हुसैन भी अंदर जेल के पे बैठे बैठे सोच रहा है, आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द 1 मैन 1 वोट। मुझे तब अच्छा लगता था जब मैं ही अकेला था और मेरा ही अकेला वोट हुआ करता था। तो ये पीपल जो है वहाँ वोट देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट। यहाँ पे एक वो लिया गया है, एग्जाम्पल लिया गया है जिम्बाब्वे का। लेकिन क्या होता था कि जिम्बाब्वे जो उसने इंडिपेंडेंस जो अटेन किया वो किया 1980 में। वहाँ पे जिन्होंने, जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारा फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, वहाँ पे जानू पीएफ पार्टी है जिसने वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। वहाँ के जो लीडर उसके जो लीडर थे वो है रॉबर्ट मुगाबे जो है बहुत फेमस हैं। इन्होंने वहाँ पे रूल किया। लेकिन क्या हुआ कि जब इलेक्शन वहाँ पे होते थे तो रेगुलरली वो जानू पीएफ ही जीतती थी। लेकिन क्या हुआ, जो मुगाबे है पॉपुलर होते गए, बहुत पॉपुलर, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर थे, लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगे, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं रखते थे। इलेक्शन में बहुत सारी माल प्रैक्टिस की जाती थी, अनफेयर प्रैक्टिस की जाती थी, पैसा बंटवाया जाता था। जैसे कभी कभी हम इंडिया में भी देखते हैं कि यहाँ पे शराब वगैरह बंटवाई जाती है। तो इस तरह से वहाँ पैसा बंटवाया जाता है कि हमें वोट देने के लिए। अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं उन्हें हैरेसमेंट किया जाता था, जब झूठे केस लगा के अंदर कर दिया जाता था। जो मीडिया, ऐसा नहीं था कि वहाँ फ्री मीडिया नहीं थी, फ्री मीडिया भी थी, लेकिन फ्री मीडिया होने के बावजूद भी वहाँ मीडिया केवल और केवल सरकार के गुणगान करते थे। और जो मीडिया वाला उसके खिलाफ बोलता था, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था, उसका हैरेसमेंट किया जाता था, अलग अलग तरीके के केस लगा दिए जाते थे। और वहाँ पे जो जज की और वहाँ पर जो जानू पीएफ पार्टी के जो अपने ये प्रेसिडेंट बने थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने ऐसे ऐसे अमेंडमेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनके पास मोर एंड मोर पावर आती गई। तो ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन वो पॉपुलर बहुत थे वहाँ की जनता के बीच में। क्यों पॉपुलर थे? क्योंकि वहाँ का मीडिया हमेशा अच्छा दिखाता था, वहाँ के लोग उनके बारे में अच्छी बातें करते थे। क्योंकि वहाँ के लोग डरते थे कि अगर हमने कुछ उनके सरकार के खिलाफ गलत बोला तो हमें उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। ज़रूरी नहीं है कि जितने पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर कोई लीडर है, हम इसे आज के इंडिया से भी कंपेयर करके देख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही हो, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक बातों बातों में पूछ ही ली गई, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी जिसने बनाया, हेड्स ऑफ। वाई टॉक अबाउट जिम्बाब्वे? आई रीड सिमिलर रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ आवर ओन कंट्री। हम जिम्बाब्वे की क्या बात करते हैं, हम तो इंडिया में खुद देखें कि, तो ये बच्ची यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है। तो हाँ, इंडिया में भी कई जगह पैसे बंटवाए जाते हैं इलेक्शन के एक रात पहले, और ख़राब माल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, मीडिया हाउसेस को ख़रीद लिया जाता है। इंडिया में भी यही हो रहा है। लेकिन हम जिम्बाब्वे को इसलिए देखना चाह रहे हैं कि हमें एक नॉलेज हमारा गेन हो कि और कंट्रीज़ में अगर ये प्रैक्टिसेस होती हैं, हमसे पहले हुई हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे उसके दुष्प्रभाव लंबे समय पे आ सकते हैं।
देखिए, देयर शुड बी अ सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। कभी भी हमने अभी तक तो इलेक्शन की बात की, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए और अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन मैंने अल्टीमेट पावर किसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया। वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है, वो डिक्टेटर भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी का काम करेगा। उसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके उस अनुसार उसे काम करना पड़ेगा। जो भी कुछ चीज़ें जो होती है, कुछ सफिशिएंट रूम होना चाहिए नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी का। मुझे अपनी पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए, आपका मुझे विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। यही डेमोक्रेसी होती है। चेक एंड बैलेंसेस कहा जाता है। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं आपको चेक कर दूंगा और आपको बैलेंस करूंगा कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो। पॉलिटिकल अपोजिशन को फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इलेक्शन जो होती है वहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए बेसिक राइट ऑफ सिटीज़न की। जब इलेक्शन के पहले वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार मार के वोट करवा रहे हैं कि आप इसी पार्टी को वोट कीजिए। वहाँ पे कुछ ओपिनियन अपने देने की, एक्सप्रेशन की, पब्लिक गैदरिंग की, इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत छूट होनी चाहिए, एसोसिएशन बनाने की, प्रोटेस्ट करने की। ये नहीं है आप डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हो गए हो तो आप कुछ भी करते रहो, आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना पड़ेगा। ये इतनी अच्छी फ़ोटो है, ये इतना अच्छा कार्टून है, इसके बारे में अभी मैं समझाता हूँ। इसके थोड़ा हम पहले फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं। जुडिशरी एक ऐसी होनी चाहिए जिसके पावर जो हैं सब हर कोई माने, गवर्नमेंट भी जुडिशरी के नीचे आनी चाहिए। सिमिलरली देयर आर सेम कंडीशन दैट अप्लाइड टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इन द रन आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन तक तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट किस तरह से रन करती है, उसका भी एक वे होना चाहिए। इसको ये फोर्थ फीचर में डेमोक्रेसी के बताया गया है। वॉट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज ही हैज़ वन द इलेक्शन, ही हैज़, अगर उसने इलेक्शन जीता है तो वो अपने मर्ज़ी का नहीं कर सकता। इट हैज़ गवर्नमेंट इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, उस बेसिक रूल की उसे रिस्पेक्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनॉरिटीज़ को वहाँ बचाना ज़रूरी है उस देश की। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशन। एवरी मेजर, एक और पढ़ रहा हूँ, एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशन। आप किसी देश के अगर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पीपल भी हैं, आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो अगर कोई मेजर डिसीज़न है तो आप उस कहेंगे, आपको एक सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशन लोगों से पूछना पड़ेगा। आपके जितने भी कैबिनेट में हैं सबसे सलाह लेनी पड़ेगी, क्या ये मुझे करना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं है कि आज रात को मैं अगर 8 बजे टीवी में आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ 12 बजे से लॉकडाउन है, और ऐसा नहीं हो कि मैं रात को 8 बजे आ रहा हूँ कह रहा हूँ 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो ये भी एक डेमोक्रेसी के थोड़ा ऊंच नीच है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यू नहीं, ये व्यू है NCERT के इस स्टेटमेंट के। तो ऐसा नहीं है कि जो लीडर पॉपुलर हो वो एक डेमोक्रेटिक भी हो, पॉपुलैरिटी के बीच में डेमोक्रेटिक चीज़ें भी छुपा ली जाती है। इससे हमें मिलता है फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। आप डेमोक्रेटिक इलेक्ट हुए हैं, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, लेकिन आपको ऐसा वर्क करना पड़ेगा कि एक लिमिट है आपकी भी वर्क करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आपके लॉ हैं, सिटीजन्स के जो लॉ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। अब रही बात समरी की, तो हमने जो समरी में हम शुरुआत जो करी थी हमने इस चैप्टर की, वो शुरुआत कैसे करी थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। कितनी सिंपल हमने शुरुआत करी थी, जहाँ लोग चुन ले अपने लीडर को, वह डेमोक्रेसी। लेकिन हमने देखा कितने देश हुए, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, पाकिस्तान, चाइना, और मतलब उन्होंने कितना वायलेशन किया वहाँ पर डेमोक्रेसी का। वहाँ पे वो अकेले ही, चाइना में क्या है ना कि वो अकेले ही लड़ते हैं चुनाव। जो कहने का मतलब, अकेले लड़ने का मतलब कि एक ही पार्टी है वहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आपको उसका मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो चाइना में किसी भी तरह का मीडिया की भी छूट नहीं है, क्योंकि ताकि वहाँ के लोग और इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो ना कर पाएँ, सरकार के खिलाफ आवाज़ भी ना उठा पाएँ, इतना तक उनको दबा के रखा गया है। चाइना में ऐसा है ना कि वहाँ पे गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं है, सारी चीज़ें हटा दी गई है, उनको मेन स्ट्रीम वर्ल्ड से बहुत अलग कर दिया गया है चाइना को, ताकि वहाँ के लोग आवाज़ ना उठा पाएँ। ये जो कार्टून है इसको मैं बहुत अच्छे अभी समझाता हूँ 2 मिनट में। तो डेफिनेशन हमने क्या किया, हमने शुरुआत करी थी छोटी सी डेफिनेशन से। अब हम जब डेमोक्रेसी एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी तब होती है जब रूलर्स जो होते हैं इलेक्टेड बाय पीपल्स होते हैं, जो मेजर डिसीजन होते हैं वो पीपल के इलेक्टेड ही ले सकें। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए करंट रूलर को आप चेंज कर सकें। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ऑल टाइम पीपल ऑन इक्वल बेसिस, अपॉर्चुनिटी रहे, चॉइस रहे, उनके पास सर्टेन राइट रहे सिटीजन्स के पास। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स
बेसिक रूल्स, वही फोर्थ आ गया ये, बेसिक रूल्स और कुछ सिटीजन्स के जो राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। चेक योर प्रोग्रेस, ये मुझे बना के बताना, बिल्कुल होमवर्क नहीं आ रहा है मेरे पास बिल्कुल अभी तक, तो ये मुझे बताना ये कहाँ मैच करेगा, क्या होगा, ये क्या कह रहा है। रीड दिस 5 एग्जाम्पल डेमोक्रेसी मैनी ईच ऑफ दिस रिलेवेंट फीचर और डिस्कस अबाउट, जो भी है ये अगर ये कुछ होगा तो बना के दिखाना। मुझे लग रहा है कि ये वो है, सही वाले को सही लेना है। तो अब डिस्कस करते हैं हम, 2 कार्टून बच गए हैं, उसको फर्स्ट को हम देखते हैं अभी। जिसमें से पहला कार्टून ये है, सीरिया है। सीरिया एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है, एशियन कंट्री है, उसमें डेमोक्रेसी अंदर आना चाह रही है। तो सीरिया का जो ये ऑफिशियल है वो निकल के क्या करें, नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म ऑफ बिकम अ मेंबर ऑफ अल बाथ पार्टी। वहाँ पे अल बाथ पार्टी बनती है। इज़ दैट क्लियर? आपको डेमोक्रेसी, आपको अगर डेमोक्रेसी पे आना है तो आपको इस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। डेमोक्रेसी की तो ये बात ही नहीं, आप फेयर चांस ऑफ लूजिंग एक पार्टी का है ही नहीं। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो हारेगी कैसे वो, वही हमेशा जीतेगी। लोग बदलते जाएंगे, बस वही पार्टी जीती जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी आ गया था यूपीएससी में कि ये जो होता है इसका लीव्स जो होती है वो, ये जो क्राउन होता है, ये जो उन्होंने जो ये डेमोक्रेसी की जो हैं देवी इन्होंने जो पहना हुआ है पत्तियों का क्राउन जैसा, तो ये क्या जस्टिफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है विक्ट्री को। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। और हम नेक्स्ट एक कार्टून देखते हैं जो है चाइना का। ये जो कार्टून बना हुआ है ये, इसे एक पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। चाइना में जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है, दिखाने के लिए डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ केवल एक ही पार्टी रूल करती है। ये इंसिडेंट सही में हुआ था 1989 में। ये टियाननमेन स्क्वायर, वहाँ जैसा हमारा इंडिया गेट है वहाँ टियाननमेन स्क्वायर है, वहीं पर सारी मिलिट्री परेड्स होती है, वहीं पर उनके राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो क्या हुआ था कि जो चाइना में लोगों को समझ में आने लगा कि हमारे जो कम्युनिकेशन के जो सोर्सेस हैं वो काट दिए गए और हमारे पास फ्री एंड फेयर न्यूज़ नहीं पहुंच रही है। ग्लोबल टाइम्स है, पीपल्स डेली है, ये चाइना के जो अखबार हैं जो गवर्नमेंट चाहती है वही लोगों तक पहुंच रहा है। फ्री मीडिया नहीं है उनके पास, कि सच में क्या हो रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। जो गवर्नमेंट कर रही है सब अच्छा कहते हैं अखबार वाले। तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो साइंटिस्ट हैं और जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, समझदार लोग थे, यूनिवर्सिटी के लोग थे, वही लोग मांग उठाते हैं और उसी से सरकार सबसे ज़्यादा डरती है। ये इंडिया में भी तुम इसे कोरिलेट कर सकते हो। तो इंडिया में किस यूनिवर्सिटी के लोग आवाज़ उठाते हैं उससे सरकार किस तरह सप्रेस करती है। लेकिन ये इंडिया है, सप्रेस करने का तरीका अलग है। वो चाइना है। वहाँ पे क्या हुआ था, तियाननमेन स्क्वायर में 1989 में प्रोटेस्ट चालू हुए थे अप्रैल में जैसे प्रोटेस्ट चालू हुए तो लाखों लोग वहाँ पे जुट चुके थे और वहाँ वो मांग कर रहे थे, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, हमें चाहिए फ्री एंड फेयर मीडिया और हमें केवल 1 पार्टी सिस्टम नहीं चाहिए। आप ही क्यों जीतोगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही क्यों जीतेगी? चाइना की 40 ईयर की हिस्ट्री में तब से ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जैसा था, लेकिन इसे चाइना ने बहुत ब्रूटली सप्रेस कर दिया। असल में वो कौन लोग थे? असल में वो लोग थे पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लोगों का प्रोटेस्ट था। तो उन्होंने डेमोक्रेसी की मांग की, लेकिन चाइना ने उसे मना कर दिया, हम डेमोक्रेसी आपको नहीं दे सकते। चाइना की गवर्नमेंट ने उससे कहा आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट को बदलने की मांग कर रहे हैं, जो सच में रिवॉल्यूशन चाह रहे हैं कि हमें एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी चाहिए जैसे अमेरिका में है। हमें भी चॉइसेस चाहिए कि हम किसी और पार्टी को भी जिता सकें। हमारे पास फ्री मीडिया होनी चाहिए कि हम देख सके कि क्या इन्फॉर्मेशन दुनिया में क्या चल रहा है और जगह क्या चल रहा है, उस देश में कैसा है। जैसे कि ये लिखा हुआ है याहू, गूगल, सिस्को, उस समय तो था नहीं 1989 में, लेकिन ये टैंक के जो चक्के बनाए गए ऐसे बनाए गए हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं। क्योंकि चाइना में उनका ही खुद का गूगल है जिसका नाम है बाइडू, उसमें आप सर्च भी करोगे तो वो वही चीज़ें दिखाता है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है। वहीं वो ये नहीं दिखाएगा कि और देशों में क्या चल रहा है, ताकि वहाँ के लोग अब रिवॉल्यूशन पे ना उतर आए। तो क्या हुआ, तियाननमेन स्क्वायर में लाखों स्टूडेंट जमा हो गए थे वहाँ पर। फिर वहाँ के प्रेसिडेंट घबरा गए कि अब डेमोक्रेसी मुझे देनी ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब वहाँ पर सारे चारों ओर से वहाँ पे घेर लिया, वहाँ चाइना की आर्मी बुला ली गई, तियाननमेन को घेर लिया गया, स्क्वायर है वहाँ पे एक, घेर लिया गया। और वहाँ पे जो स्टूडेंट थे सुबह के 4 बजे, जून या जुलाई की बात है, सुबह के 4 बजे वहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी गई उन पे। इंडिया में क्या होता है, हम गोलियाँ नहीं चलवाते इस तरह से, क्योंकि हम एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी। वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी गई। चाइना कहता है 300 लोग मारे गए, गोलियाँ चला दी गई, लोगों के ऊपर टैंक चढ़ा दिए, भीड़ जो बैठी थी उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिए गए। टैंक्स जो गोले होते हैं ना तोप के, वो लॉन्च किए गए उनके ऊपर। इतने ब्रूटली मारे कि किसी का हाथ टूट के वहाँ गिर रहा है, किसी का पैर गिर के धड़ सर से अलग हो गया, इतना बुरी तरीके से कुचला गया। चाइना कहती है हमने केवल 300 लोग मारे।
300 लोग उनका आंकड़ा है, लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स का देखा जाए तो करीब करीब 10-12 हज़ार लोगों को रातों रात उसी स्ट्रीट पे काट दिया गया। क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था हमें अब डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये फिर क्या हुआ, उसके जो नेक्स्ट डे वहाँ पे किसी मीडिया वाले हाउस को आना अलाउ नहीं था, फिर भी एक रिपोर्टर ने चुपके से एक वीडियो बना लिया। एक ये टैंक मैन इसे कहा जाता है, ये वहाँ का कोई स्टूडेंट था जिस शायद इसने जो मैसेकर हुआ था, जो मारा गया था मिलिट्री द्वारा, उसमें किसी अपने को खोया था। तो चाइना की जो सड़कें हैं वहाँ पे टैंक घूम रहे थे। मतलब हमारे घर के सामने से अगर टैंक चला जाए तो ये कितना एक अजीब सी बात होगी। चाइना में उस समय टैंक घूम रहे थे, पूरा तियानमेन स्क्वायर को खाली करवा दिया गया, प्रोटेस्ट को दबा दिया गया। तो इसने अकेले ने, इसको गूगल में सर्च करके देखा तियानमेन स्क्वायर टैंक मैन, तो इसने अकेले ने 3 टैंकों का काफ़िला आ रहा था, वो टैंक के सामने आके खड़ा हो गया और एक जो जर्नलिस्ट था उसने दूर से एक वीडियो बना लिया और इससे कहा गया इसे डेमोक्रेसी के लिए एक प्रोटेस्ट का एक मैन बना दिया गया। लेकिन इसके बाद इसको पुलिस ने वहाँ पे हटा दिया और कहाँ ले गए, कहाँ हुआ, उसका नाम क्या था, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये बहुत एक बड़ा मैसेज था कि इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एक डिक्टेटरशिप जैसे जो वहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ, उसके बड़े बड़े टैंकों के खिलाफ ये एक आम जनता ने अपनी आवाज़ उठाई थी। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि आम जनता ने इतने ब्रूटली दबा दिया गया। 20,000 10,000 लोगों को एक दिन पहले काट दिया गया था, बावजूद ये इंसान आके 3 टैंकों को अकेला उसने बीच स्ट्रीट में रोक दिया था। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा किया गया प्रयास था। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि चाइना की वहाँ पे मिलिट्री थी, उसने, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हें एंटी नेशनलिस्ट कह के दबा दिया। तो इसे वहाँ पे आज भी वहाँ पे यही चल रहा है। आज भी वहाँ गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं है और चाइना में आज भी 1 पार्टी सिस्टम है। एक ही पार्टी है जो चुनाव लड़ती है और वही पार्टी चुनाव जीतती है। तो ये था इस लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच, इसे पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी लेक्चर है ये।